भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बवाल कर दिया है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने एशिया की दो बड़ी सुपर पावर को नाराज कर दिया। जी हां, ट्रंप ने चाइना और भारत दोनों को ही एक हेल होल यानी नर्क बोलते हुए अपने वोटरों से कहा कि वो इन दोनों देशों से आने वाले लोगों को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद से न सिर्फ ट्रंप की बुद्धि पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि चचा, इन दोनों देशों के बिना अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जिसको दुनिया जानती है। आइए इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं, शुरू करते हैं। From two Asian nations come to the United States to drop a baby in the 9th month, and the law turns them into instant US citizens. भाई ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों से लोग केवल बर्थ टूरिज्म यानी बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सके। इसके बाद वे अपने पूरे परिवार को अमेरिका बुला लेते हैं, जिससे देश की डेमोग्राफी बदल रही है। इसमें दावा किया गया कि कैलिफोर्निया में हाईटेक आईटी सेक्टर की नौकरियों पर भारतीयों और चीनियों का डोमिनेशन हो गया है। ट्रंप का कहना है कि वहां गोरों को क्वालिफिकेशन के बावजूद जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि इंटरनल सिस्टम इन दोनों ही कम्युनिटी द्वारा कंट्रोल्ड है। ट्रंप ने इसके लिए द सैवेज नेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा है कि लोग चीन, भारत या ग्रह के किसी अन्य हेल होल से आकर इस कानून का फायदा उठाते हैं और फिर अपने पूरे परिवार को अमेरिका ले आते हैं। ट्रंप का आरोप है कि इन देशों से आने वाले लोग अमेरिका के लिए लॉयल्टी नहीं रखते और वो अमेरिकी कल्चर, वो पहचान को समाप्त कर रहे हैं। इन्हें अमेरिका को चीन की कॉलोनी बनाने वाला बताया गया। भारत और चाइना से आने वाले रेजिडेंट्स पर वेलफेयर सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे देश की इकोनॉमी पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अब ट्रंप ने इसमें आगे क्या करने की धमकी दी है, ये भी सुन लो। सुझाव दिया गया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ के मुद्दों को वकीलों के हाथ से छीनकर नेशनल रेफरेंडम के जरिए हल किया जाना चाहिए ताकि इसे समाप्त किया जा सके। ट्रंप से बार बार अपील करी गई है कि वो ACLU जो इन रेजिडेंट्स के राइट्स की बात करता है उसको एक आपराधिक संगठन घोषित करे और उसे रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कानून के तहत खत्म कर दे। ट्रंप एंड्रयू जैक्सन की तरह रेजिडेंट्स के अमेरिका आने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप द्वारा ACLU और प्रवासियों के इन्फ्लुएंस की तुलना ईरान के मुल्लाओं और राष्ट्रीय दुश्मनों से की गई है, जिन्हें देश को बचाने के लिए कुचलने की बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो न केवल कड़वा बोला है, बल्कि अमेरिका की जो कल्चर है ना, जो थॉट प्रोसेस है, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, ये उसके अगेंस्ट भी है। अमेरिका की आज जो तकनीकी और फाइनेंशियल बादशाहत है, उनकी नींव में प्रवासी, खासकर भारत और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रंप जिस IT सेक्टर डोमिनेशन को खतरा बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स उसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर मानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोबी जैसी कंपनियों का लीडरशिप भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। अगर सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म होती है या स्किल्ड प्रवासियों को दुश्मन की तरह देखा जाता है, तो दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका की बजाय किसी और देश में जाएगा। कनाडा, यूरोप या वापस अपने देशों जैसे भारत या चीन का रुख करेगा। इससे सिलिकॉन वैली का इनोवेशन क्या वो लेवल का रह पाएगा जो अभी है? अमेरिका क्या तकनीक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा या पिछड़ जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। वैसे ACLU जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आपराधिक घोषित करने की बात करना और प्रवासियों की तुलना राष्ट्रीय दुश्मनों से करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अमेरिका एक डाइवर्स कंट्री है। ट्रंप का एंड्रयू जैक्सन वाला मॉडल, जो अपनी सख्त और अक्सर कंट्रोवर्शियल नस्लीय नीतियों के लिए जाने जाते थे, आधुनिक अमेरिका में नस्लीय हिंसा और विभाजन को जन्म दे सकता है। जब सरकार समाज के एक बड़े और प्रोडक्टिव हिस्से यानी भारतीय अमेरिकी और चीनी अमेरिकी नागरिकों को बाहरी या बोझ करार बोलती है, तो इससे देश के भीतर इंटरनल रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। ये सोशल स्टेबिलिटी को खत्म करती है, जिससे फ्यूचर में नागरिक अशांति और दंगों की सिचुएशन पैदा हो सकती है। वैसे दंगों से याद आया, इस देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के हैं नहीं, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट बनाकर देश में रुक गए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और देश से निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही कानून कितना कड़ा होना चाहिए जिससे ऐसे लोग घुसते ही पकड़े जाएं या फिर इनको बसने ही न दिया जाए। इसलिए कानून पर, ऐसे लोगों पर, लव जिहाद पर, TCS वाले यानी नासिक का जो ये कन्वर्जन वाला कांड है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हुई है हमारी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी के साथ। हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। अभी इसे रिलीज किया गया है हमारे TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जाकर जरूर देखना, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, अलग बातें जानने को मिलेंगी और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। TRP चैनल का नाम है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में नेशनल रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के जरिए कानून बदलने और वकीलों और अदालतों की भूमिका को दरकिरार करने का सुझाव सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन को चुनौती देता है। अमेरिकी लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस यानी अंकुश और संतुलन पर टिका है। न्यायपालिका और ACLU जैसे नागरिक अधिकार समूहों को रिको एक्ट, जो आमतौर पर माफियाओं के लिए होता है, उसके तहत कुचलने की धमकी देना तानाशाही की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगर कोई राष्ट्रपति अदालतों और नागरिक अधिकारों को दरकिनार करके केवल मेजोरिटी के बेस पर फैसले लेने लगे, तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनली अमेरिका अपनी वो मॉरल शक्ति खो देगा जिसके दम पर वो दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है कि नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का ये रुख उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का चरम रूप है, लेकिन रियलिटी में ये अमेरिका अलोन की स्थिति पैदा कर सकता है। जी हां, अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका अलोन। भारत जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर देश के नागरिकों को हेल होल से आया हुआ बताना न केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिगाड़ता है, बल्कि अमेरिका के भीतर मौजूद करोड़ों टैक्स भरने वाले मेहनती प्रवासियों के योगदान का भी अपमान है। ये
अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे रेहम इमैनुअल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत अमेरिका रिश्तों को कमजोर किया है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो इन संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। India, that's been a 30-year project of every Democrat-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit and literally spit in their face as we did on this administration. मैनुअल ने कहा कि ट्रंप की भाषा और रवैये के कारण अमेरिका के कई सहयोगी देश उनसे दूर हो रहे हैं। उनके मुताबिक भारत, जापान और कोरिया जैसे अहम पार्टनर्स भी ट्रंप की नीतियों से असहज महसूस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता इमैनुअल ने ये बयान इसलिए भी दिया और इस बयान को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इलिनॉय से पूर्व रिप्रेजेंटेटिव रहे इमैनुअल 2028 के चुनाव में उतरने की पॉसिबिलिटीज को लेकर भी चर्चा में है। अब दोस्तों एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इतने सारे देशों में भारत और चीन को ही ट्रंप ने निशाना क्यों बनाया। एक्चुअली चीन को ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और भारत के मामले में उनका रुख मिला जुला रहा है। लेकिन रिसेंटली भारत द्वारा रशिया और चाइना के साथ एससीओ सम्मेलन में बढ़ती नजदीकियों से ट्रंप नाराज दिखे। 2025-26 के रीसेंट बयानों में उन्होंने कहा है कि हमने भारत को चीन के पाले में खो दिया है, इसलिए भारत को भी ट्रंप उसी कैटेगरी में रखकर देख रहे हैं जिसे वो अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए खतरा मानते हैं। एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों कि ट्रंप का इन देशों को हेल होल कहना विशुद्ध रूप से उनके MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले चुनावी अभियान का हिस्सा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी दुनिया खराब है और केवल अमेरिका ही बेस्ट है, जिसे इन बाहरी लोगों से बचाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चाइना को निशाना बनाना ट्रंप के लिए सबसे आसान है क्योंकि इन दोनों देशों के लोग अमेरिका में सबसे सफल दिखने वाले विजिबल माइनॉरिटी समूह हैं। ट्रंप लंबे समय से फैमिली बेस्ड सिटीजनशिप के खिलाफ रहे। उनका मानना है कि भारत और चाइना जैसी घनी आबादी वाले देशों से आने वाले लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप का उपयोग एक हुक की तरह करते हैं। एक बार जब बच्चा अमेरिकी नागरिक बन जाता है तो वो अडल्ट होने पर अपने माता पिता, भाई बहनों और रेजिडेंशियल परिवार के लिए रास्ता खोल देता है। ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों की बड़ी जनसंख्या के कारण ये प्रोसेस अंतहीन है और इससे अमेरिका में डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन हो रहा है जो अंततः श्वेत मतदाताओं के यानी गोरे मतदाताओं, गोरे वोटर्स के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म कर देगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री अक्सर भारत और चाइना के प्रवासियों को मॉडल माइनॉरिटी कहते हैं, लेकिन ट्रंप इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। ट्रंप का मानना है कि ये जो प्रवासी हैं, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो अमेरिका में पैसा कमाते हैं और उसे रेमिटेंस के जरिए वापस अपने देशों में भेजते हैं, जिससे अमेरिकी संपत्ति बाहर जा रही है। इसके अलावा भारत और चाइना के हाईटेक डोमिनेशन के कारण अमेरिका की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिक्योरिटी इन कम्युनिटी पर निर्भर हो गई है। ट्रंप इसे एक साइलेंट ऑक्यूपेशन की तरह पेश करते हैं ताकि अमेरिकी जनता में असुरक्षा की यानी इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो और इसे मुद्दा बनाना आसान हो। राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अक्सर एक कॉमन दुश्मन की जरूरत होती है दोस्तों। ट्रंप के लिए लैटिन अमेरिका के प्रवासियों जैसे मैक्सिको सीमा का मुद्दा पुराना हो चुका है। अब ट्रंप अपने समर्थकों को, सपोर्टर्स को यह समझाना चाहते हैं कि खतरा सिर्फ नो स्किल्ड लेबर से नहीं बल्कि भारत और चाइना से आने वाले हाईली स्किल्ड लोगों से भी है। भारत और चीन को निशाना बनाकर वो मिडिल क्लास के उन अमेरिकियों को साध रहे हैं जो कॉर्पोरेट जगत में भारतीयों की सफलता से जलन या इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ये उन्हें एक नया और शक्तिशाली चुनावी नैरेटिव देता है। अब इतिहास गवाह है कि अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में प्रवासियों, खासकर भारतीय और चीनी समुदायों का योगदान केवल संयोग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और फाइनेंशियल रियलिटी है। ट्रंप के दावों को चुनौती देने वाले कुछ ऐतिहासिक और फाइनेंशियल लॉजिक है। अमेरिका का इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब उसने अपनी सीमाएं खोली हैं, उसकी इकोनॉमी ने लंबी छलांग लगाई है। 1850 से 1900 के बीच चीनी प्रवासियों ने अमेरिका की ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे अमेरिका के पूर्व और पश्चिम को जोड़ा गया और उसे एक इंटीग्रेटेड आर्थिक शक्ति बनाया गया। 1965 के इमिग्रेशन एक्ट ने नेशनल कोटा खत्म किया, जिससे भारत और चाइना के कुशल प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते खुले। 1990 तक अमेरिका के कॉलेज और एजुकेटेड वर्कफोर्स में एशियन मूल के लोगों की हिस्सेदारी मात्र 3.6% थी, जो कि 2019 तक बढ़कर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के 38% और वैज्ञानिक इंजीनियर्स के 25% तक पहुंच गई है। ट्रंप का डोमिनेशन वाला जो लॉजिक है दरअसल अमेरिका की इन्वेंशन कैपेसिटी का आधार है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में होने वाले टोटल इनोवेशन का 32% हिस्सा प्रवासियों के कारण है। 1990 से 2000 के बीच अमेरिका को मिले नोबेल पुरस्कारों में 26% विजेता प्रवासी थे, यानी बाहर के थे, अमेरिकन्स नहीं थे। भारतीय और चीनी प्रवासियों के पास मूल अमेरिकियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने की दर कहीं अधिक है। अगर ट्रंप इन प्रवासियों को यानी भारतीयों और चाइना से आने वाले लोगों को दुश्मन की तरह देखते हैं तो ये रियलिटी में अमेरिका के उस इंजन को बंद कर रहे हैं ट्रंप, जो उसे चीन और रशिया से तकनीकी रूप में आगे रखता है। ट्रंप का आरोप है कि ये प्रवासी वेलफेयर सिस्टम पर बोझ हैं, जबकि आंकड़े इसके विपरीत है। 1994 से 2023 के बीच प्रवासियों ने सरकारी बेनिफिट्स में जितना पाया उससे 14.5 ट्रिलियन अधिक टैक्स के रूप में चुकाया।
एक अनुमान के अनुसार बर्थ राइट सिटीजनशिप पाने वाले लोग 1975 से 2074 के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 7.7 ट्रिलियन का योगदान देंगे। अकेले कैलिफोर्निया में ये योगदान 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने ब्रेन ड्रेन का लाभ उठाया है। अमेरिका की जन्म दर गिर रही है। प्रवासियों और उनके बच्चों को बर्थ राइट सिटीजनशिप के बिना अमेरिका के पास भविष्य में टैक्स भरने वाले और काम करने वाले युवाओं की भारी कमी हो सकती है। सब मिलाकर ट्रंप जिसे कॉलोनी बनाना कह रहे हैं, इतिहासकार उसे ग्लोबल टैलेंट रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसने पिछले 100 सालों में अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड देशों से आगे ही रखा है। इन लोगों को रोकना, यानी भारत से और चाइना से आने वाले लोगों को रोकना या वहां के टैलेंटेड लोगों के लिए ऐसा कमेंट करना अमेरिका के लिए आर्थिक और डिप्लोमेटिक आत्महत्या जैसा होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या है आपकी ओपिनियन? क्या है आपकी राय? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी के साथ किया है। इस पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात हुई है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, नई इनसाइट्स, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए आपको इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ छोड़ रहा हूं। पूरा एपिसोड का लिंक TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, और ये रहा हमारे लेटेस्ट एपिसोड का ट्रेलर। नासिक वाला जो कांड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही 4 लोगों की भूमिका आप देखते हैं, या आपको लगता है कि इसमें पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है? लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, बहुत बड़ी फंडिंग है। आपकी रील इतनी वायरल हो गई है, आने वाले टाइम में उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। तो आपको तो मिलेगा ही, थोड़ा क्रेडिट हमको भी दिलवा देना आप। नहीं, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, हमको तो पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो आप क्रेडिट ले लेना, पैसा मैं ले लूंगा। हाँ, ऐसे कर सकते ऐसा हैं। कर सकते हाँ। लव जिहाद ये मीडिया का दिया हुआ टर्म नहीं है। लफ्ज़ जिहाद मीडिया का टर्म नहीं है, लफ्ज़ जिहाद एक रियलिटी है, और लफ्ज़ जिहाद पहली बार केरल हाईकोर्ट का दिया हुआ टर्म है। ऑन एन एवरेज 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ऑन एन एवरेज पर डे 1500 परिवारों का धर्मांतरण होता है। ये नंबर कहाँ से है आपके पास? पूरी दुनिया में जब लोग भूखे नंगे रहते थे, खाना बनाना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब हमारे पास मनुस्मृति थी। तो मनुस्मृति को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी भारत में क्यों है? उसको प्रो ब्राह्मण बताया जाता है और एंटी वुमेन बताया जाता है मनुस्मृति। नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए बहुत लिमिटेशन है। तो मनुस्मृति तो एंटी ब्राह्मण हुआ। उसको एंटी ब्राह्मण नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आज का संविधान, आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। मेरे को अरे पेलना मत भाई। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अंग्रेज यहाँ के मठ मंदिर के पुजारियों, या दूसरे कहिए आज की भाषा में ब्राह्मणों से इतने भयभीत हो गए कि अगर आप ब्रिटिश काल में पूरी फांसी का आप टेबल देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी ब्राह्मणों को हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा, ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है। 60% फांसी अंग्रेजों के काल में ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? आर्टिकल 351 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में एक लैंग्वेज के ऊपर चैप्टर है। 351 में ये सरकार की ड्यूटी है, ये सुनिश्चित करे कि भारत के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आए। दुर्भाग्यवश यहाँ हिंदी का विरोध किया जाता है, संस्कृत का विरोध किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बिल पेश किया और बोला संस्कृत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो तमिल क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? देखिए, तमिल एक वो भी तो एंशिएंट लैंग्वेज है। अब 2-3 मेरी लड़ाई और रह गई, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम भी डिक्लेयर हो जाइए, और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर 111 113 111 तो अपना काम बन जाएगा। आधी वकालत सीख ली सर मैंने आपके साथ। अरे आप भाई इतने एक्सपर्ट हो, आप जिसके साथ बैठते हो, आपने देखा स्पिरिचुअल लीडर के साथ बैठते हो, एकदम पूरे फुली स्पिरिचुअल हो जाते हो। हम तो कहते हैं कि भैया इस बात को समझो कि दिल्ली अनसेफ है और दुबई सेफ है। आखिर क्यों? दिल्ली और दुबई में क्या अंतर है? कानून क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो पुलिस भी उसका मैनिपुलेशन कर रही है, जांच करने वाले उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जजेस भी उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इसलिए एक ही अपराध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास देती है, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट में वो बरी भी हो जाता है। तो सब कुछ बात आके पैसे और पावर पे ही आ रही है। अल्टीमेटली वोट और नोट, कुछ लोग नोट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग वोट और नोट दोनों के लिए काम। आप ऐसे समझिए, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में, यानी 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन। बाप रे। मतलब आप ऐसे मान के चलो, अगर होमगार्ड 500 रुपए वसूल रहा है तो उसमें 50 रुपए जाएगा। शेयर सबका है, शेयर सबका है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ। कितना ईमानदार सिस्टम है सर। हाँ, मतलब सब लोग आपस में मिल बांट के खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना?